नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी। आज की डिबेट में कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कमजोर सरकार, निर्बल प्रधानमंत्री, परचून की दुकान, मोहब्बत की दुकान, महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, 1 ईयर 1 PM, प्राइवेटाइजेशन, कोलिशन, पॉलिटिक्स और मजबूरी। आज की डिबेट इन्हीं कीवर्ड्स के इर्द गिर्द घूमने जा रही है। मुझे पता है कि बहुत हद तक आप जान गए हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता यह जरूर सोचे कि इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यह 1 साल में प्रधानमंत्री, यह कोई परचून की दुकान नहीं है जिसको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जाए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM और 5वें साल 5वां PM। आपको याद होगा 16 फरवरी 2011 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, मेरी कुछ मजबूरियां भी हैं, कोलिशन पॉलिटिक्स में बहुत कुछ सहना पड़ता है, जबकि राहुल गांधी इसे ही मोहब्बत की दुकान कहते हैं। आज की कड़ी में इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्या है। देखिए, इस देश ने 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकारें चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले। 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है। न केवल राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के बारे में और विकास के कार्यक्रमों के बारे में भी स्थिरता मिली है। अब इंडिया अलायंस अगर ये कहता है कि 1 साल शरद पवार बनेंगे, 1 साल ममता जी बनेगी, 1 साल स्टालिन बनेंगे, कुछ बचेगा तो राहुल जी बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता है। मैं देश की जनता को मनपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई संभावना है ही नहीं, मगर अगर इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 1-1 साल में प्रधानमंत्री ये कोई परचूरन की दुकान नहीं है जिसको अपनी हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जा सके। ये कोई परचून की दुकान नहीं है जिसको अपने हिस्सेदारी के हिसाब से चलाया जाए, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। और सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था इससे पहले। कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, जिसको किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का? देश बचेगा क्या? आपका सपना बचेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? इसका मतलब ये PM की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं। भाई बताइए, जो बोली बोलेगा 1 साल बैठेगा। और मजा क्या होगा फिर? जो एक ऊपर बैठेगा ना, 4 लोगों को कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है, उसको हिलाते रहेंगे। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अतुल लोंढे पाटिल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राजेश गुप्ता जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, और सुनील यादव साजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सभी का स्वागत है। अतुल जी, शुरुआत आपसे। आप कहते हो हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि कोई परचून की दुकान है क्या जो अपने हिस्सेदारी के हिसाब से चलाओगे। तो जरा बताइए, आज आपका गठबंधन कौन सी दुकान चला रहा है? नहीं, ऐसा है कि परचून की दुकान तो 10 साल चली है। चने फुटाने की तरह अपने दोस्तों को पैसे दिए गए हैं, इनके साथ में रहने वाले देश छोड़कर भाग गए हैं। और आज शर्म नहीं आती, जिसका प्रचार देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे, प्रज्वल रेवन्ना, 2700 महिलाओं का बलात्कार किया, उसका प्रचार करने गए थे, वो देश छोड़ के भाग गया। तो कितना प्रबल और कितना स्ट्रांग प्रधानमंत्री है ये देश ने देख लिया है। 20 लोगों जाबाज सिपाहियों ने गलवान वैली में जान देने के बाद देश का प्रधानमंत्री है, न कोई आया न कोई घुसा है।
सोनम वांगचू से जाके पूछ लो, उसको 144 लगाकर रोक दिया है। तो ये हमें ना सिखाए। दूसरी बात, इन्होंने कहा ना कि कैसा ये परचून की दुकान है, क्या ये बहुत महान देश है, परचून की दुकान आपने बना के रखी है। हमने 135 थे हमारे 2004 में, और 2009 में 206 थे। उसके बावजूद हमने गठबंधन की सरकार काफी ताकत से चलाकर दिखाई है। और तब के पैरामीटर्स और आज के पैरामीटर्स लगाओगे ना तो पता चलेगा। एक ही बताता हूं, 3 रुपया 40 पैसे और 9 रुपया 56 पैसे और 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, इतना ही टैक्स था पेट्रोल और डीजल पर। इन्होंने आके 32 रुपया 33 रुपए तक ले गए और 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो 18 रुपए ले गए। और हमारे नागपुर के गडकरी कहते हैं मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए, मैं खड़ा कर दूंगा। कैसे खड़ा कर देंगे भाई? आप तो 4,20,000 करोड़ का कर्जा करके बैठे हो एनएचआई पे। आप टोल भी लेते हो, आपने पेट्रोल पर 1 रुपए से 18 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी ले लिया, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना। अरे मुझे आप, तो आप इनका बखान करने लग गए। मैं ये पूछ रहा हूं, आपकी बखान दुकान में नहीं। आपकी दुकान में क्या सामान है? मोहब्बत का सामान है, परचून का सामान है, ये पूछ रहा हूं मैं। ऐसा है कि परचून का सामान भी मोहब्बत का सामान होता है। 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी ना, खाना नहीं मिलेगा ना, दाल चावल आटा जहां मिलता है उस दुकान को कम ये बात हुई जी, ये बात हुई, ये बढ़िया बात कही आपने। दाल चावल आटा उसको अगर कम लेते हो ना आप तो उसी से पेट भरता है। और वही बाजू वाला है ना, वो कभी कभी अपने को संभाल भी लेता है। तो ये ना रिश्ते समझते हैं ना लोगों को समझते हैं, और किसी को कम आंक कर देखना ये देश के 10 साल के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। मुझे एक बात बताइए, मेरा दावा है आपके टीवी 9 चैनल से, देश के प्रधानमंत्री को आप इतना झूठ बोलते हो तो आपने हार स्वीकार लिया क्या? आप कहते हो कि गहने ले लेंगे, आपकी संपत्ति ले लेंगे। आप जरा उनको हमारा अभी उसमें बाद में अतुल भाई, उसमें बाद में, अभी तो डिबेट बहुत अभी बाकी है, अभी उसमें बाद में, उसमें बहुत बात हुई है। लेकिन प्रेम शुक्ला बोलने दीजिए, अब उनका टर्न है। प्रेम शुक्ला, आप लोग क्यों कह रहे हैं परचून की दुकान? परचून की दुकान क्या कोई इंपॉर्टेंट दुकान नहीं होती क्या? क्यों आप लोग बार बार इंडी गठबंधन में नेता कौन है, प्रधानमंत्री मतलब ये स्वीकार रहे परचून की अरे दुकान। जीतेंगे तो बन जाएगा, कोई इतनी दिक्कत किस बात की है? नहीं, अगर ये पूछ लिया तो अपराध हो गया। अगर ये पूछ लिया गया इनसे कि आपका जो है, आपको तो पता है ना 1960 के दशक में ये इंदिरा गांधी के समर्थक कांग्रेसी कहते थे इस दिए में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। तो इंदिरा गांधी जो हैं वो अलोकतांत्रिक असंवैधानिक तानाशाह तो थी ही, ये स्वीकार कर रहे हैं क्या? क्या कहना चाह रहे हैं? और अगर हम पूछ रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बता दीजिए कौन, और आप जानते हैं इस बात को भली बात कि जब भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सरकार नहीं रही है, जब भी कोई पार्टी, जैसे ये जो बता रहे हैं श्रीमान अतुल लोंढे पाटिल भाई, सबसे पहले गठबंधन की स्थिर सरकार बनाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। वरना आपने चौधरी चरण सिंह की सरकार कैसे गिराई? क्या आपने किया एक किसान नेता के साथ? किस तरह का छल श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने किया देश जानता है। आपने किस तरह से जो है चंद्रशेखर की सरकार गिराई, ये भी देश जानता है। ये भी देश पूरी तरह जानता है कि देवेगौड़ा की सरकार के आप ही हिस्सेदार थे। देवेगौड़ा को किसने बनाया था प्रधानमंत्री जी? शर्म नहीं आई थी आपको? नहीं, तो प्रेम उनकी शुक्ला जी, सरकार गिराते समय प्रेम शुक्ला जी, इन इंदु तमाम कुमार गुजराल उदाहरणों की में सरकार प्रेम किसने शुक्ला बनाई जी, थी? प्रेम शुक्ला जी, और इन सरकार- तमाम नहीं, यही मेरी बात उदाहरणों में सवाल, इन तमाम उदाहरणों में ये बात कहां से आ गई कि देश में अगर लोकसभा चुनाव लड़ना है? पहले आप सवाल कर दे रहे नहीं, जोड़ लीजिए अपनी बात में, जोड़ लीजिए। मेरी ये बात पूरी हो जाती तो आपके सवाल का उत्तर मिल जाता। जोड़ लीजिए उसी में। मैं ये कह रहा हूं, ये बात कहां से आ गई मेरी बात कि पूरी हो जाती अच्छा तो बोल आप जो लीजिए, सवाल आप आप अपनी जो बात पूछ रहे हैं, पूरी कीजिए। देखिए बहुत विचित्र है जी। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, फिर सवाल ले लीजिएगा ना। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये उदाहरण इसलिए मैंने आपको दिए कि जब भी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मजबूत नहीं होती है, और अब इनकी दशा क्या है, कांग्रेस जो है 50 सीट भी पाने की स्थिति में नहीं है। आपने पिछली बार सबसे अधिक सीटें कहां से आई थी? केरल से, पंजाब से। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतेगी कि कांग्रेस जीतेगी बता दें। आम आदमी पार्टी की भी प्रवक्ता है, कांग्रेस की भी प्रवक्ता है। बंगाल में कांग्रेस जीतेगी कि तृणमूल कांग्रेस जीतेगी बता दें। केरल में कम्युनिस्ट जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी, बता दीजिए किसकी ज्यादा सीटें आएंगी। तो इनकी सीटों की संख्या इतनी कम है कि लगभग सब जो है 50 के अंदर के लोग होंगे। अच्छा। इस कारण प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नहीं, एक आदमी प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री उसके की बावजूद कुर्सी एक पर सवाल है आपसे बैठेगा मेरा। और 4 लोग उसकी कुर्सी को हिला रहे होंगे। उसके बावजूद मेरा सवाल है, अब सुनिए सवाल। मैं ये पूछ रहा हूं, तो इन तमाम चीजों में ये बात कहां से आ गई कि देश का लोकसभा चुनाव कोई पार्टी तभी लड़ पाएगी जब वो अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट अनाउंस कर दे? ये कौन सी ये कोई कंपल्शन है क्या? नहीं, हमने कहा ये कहा, लेकिन ये नहीं,
नहीं कंपल्सन नहीं, लेकिन आज तक मुझे बताइए 52 का चुनाव जब लड़े थे तो इनके प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी निश्चित था कि नहीं था? 57 में निश्चित था कि नहीं था? 62 में निश्चित था कि नहीं था? अरे तब था, 67 अब में नहीं निश्चित था है। कि नहीं था? तब 71 में निश्चित परिस्थितियां था कि नहीं होंगी, अब नहीं है 77 में परिस्थितियां। निश्चित था कि नहीं था? 80 में। हाँ तो इनकी परिस्थिति खराब है, यही तो बता रहे हैं। इस पे चिढ़ क्यों रहे हैं इतना ज्यादा? इनकी परिस्थिति अत्यंत जो है दारुण परिस्थिति है, ये बताना भी अपराध हो गया क्या गौरव जी? बताइए भाई, ये बताना भी अपराध हो गया क्या? अतुल लोंढे पाटिल, स्वतंत्रता के अतुल लोंढे, ओके, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं उन्हीं से पूछता हूं। अतुल लोंढे पाटिल जी, ये बताना भी अपराध हो गया क्या कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इस वक्त सबसे खराब दौर से गुजर रही है, उनके पास एक नेता नहीं है प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए, ये वो पूछ रहे हैं। नहीं, देखो, दो चीजें हैं कि जिसमें प्रधानमंत्री अपनी खुद की हार मान रहे हैं। वो ये तो मान रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री विपक्ष का बनेगा, और विपक्ष का प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 तो मिनिमम लगेंगे। तो 5 प्रधानमंत्री अगर बनने की बात देश के प्रधानमंत्री एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने हार मान ली है। उसके बाद ही ये सारी बातें कर रहे हैं, उसके बाद ही जितना झूठ बोल सकते हैं उतना झूठ बोल रहे हैं। हमने कई बार दावा किया, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खत लिखा कि चलो भाई, आपके सामने आता हूं, आप जितनी झूठ बात बोल रहे हैं हमारे घोषणा पत्र के बारे में, तो वो आपके सामने रखते हैं, चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने को तैयार नहीं है, तो डरे हुए हैं, इसीलिए कह रहे हैं। उन्हें पता है कि वो हारने वाले हैं, उन्हें पता है इंडिया गठबंधन जो है सत्ता में आने वाली है, इसलिए तो बोल रहे हैं ना। 2014-2019 अतुल लोंढे पाटिल जी, एक काम करता हूं, 2019 में बात की थी क्या? अतुल लोंढे पाटिल जी, 2014-2019 में बात की थी क्या? आज बात कर रहे हैं ना, तो मान लिया। अतुल लोंढे पाटिल जी रुकिए, फिर मेरे साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता भी हैं। राजेश गुप्ता, फिर आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? वो क्यों चाहते थे उस वक्त चेहरा, जब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले कहा था इंडिया गठबंधन में कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे इस गठबंधन के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? अगर नहीं चेहरा था, नहीं चाहिए था चेहरा, तो फिर वहां चेहरा लाने की कोशिश क्यों की गई? देखिए गौरव भाई, सब समय की चीजें होती हैं। उस वक्त जब लग रहा था कि एक चेहरा अगर कोई दिया जा सकता है तो कौन हो सकता है, और क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे कि ममता जी चेहरा क्यों नहीं बन जाती, अरविंद केजरीवाल जी चेहरा क्यों नहीं बन जाते प्रधानमंत्री का, तो बड़ा दिल दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने ममता दीदी के साथ में बात करके ये कहा कि हम तो ये कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी बन जाए। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये जो बहुत सारी बातें उठती थी, और हमारे प्रेम भाई बैठे हुए हैं, राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? वो बनना चाहते हैं। आप लोगों ने राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लिया? नहीं, हमको देखिए, हमने राहुल गांधी का, हमने तो अपने विचार रखे, क्योंकि एक बड़ा चेहरा थे, एक्सपीरियंस है साथ में, राहुल जी बड़ा चेहरा नहीं है, वो सारी विशेषताएं हमें सारी। देखिए, आप ये ऐसे नहीं होता, सारे चेहरे बड़े होते हैं, लेकिन जो उस वक्त जो लगा होगा कि जो चेहरा लड़ सकता है, उनका नाम उन्होंने ले दिया। अब ये तो कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड करा है, वो चाहे सोनिया गांधी जी का नाम दे, चाहे राहुल गांधी जी का नाम ले, चाहे पाटिल जी का नाम ले। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं राजेश जी, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी के चेहरे के ऊपर सवाल उठा दिया है उनको हराने वाली स्मृति ईरानी ने। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं चाहता हूं एक बार से सुनाइए, स्मृति ईरानी ने आज टीवी 9 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए राहुल गांधी को लेकर क्या कहा है, सुनाइए जरा पीसीआर। मोदी के सामने ऐसी कोई लहर नहीं है, और ये मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी इतना कॉन्फिडेंट होती अपने नेतृत्व के बारे में तो राहुल गांधी को डिक्लेयर कर देती। उनको किसने रोका है? तो कांग्रेस पार्टी खुद जानती है कि राहुल गांधी को डिक्लेयर करना, जैसे ममता जी ने कहा, हार को निमंत्रण देना है। तो जिनके अलायंस के नेता ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब नाकाम पॉलिटिक्स का एक संकेत। तो क्या ऐसा है कि राजेश जी, राहुल जी का अगर चेहरा आता तो क्या इस तरह जो स्मृति ईरानी कह रही है वैसा होता क्या? देखिए, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता इस वक्त राहुल गांधी जी वो अपना प्रचार कर रहे हैं, और वो कांग्रेस को डिसाइड करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि स्मृति ईरानी जी को अमेठी में चुनाव लड़ना है, तो वो तो अब उनको राहुल गांधी जी की तारीफ थोड़ी करेंगे भाई, पिछली बार भी उन्होंने उनको हराया है। तो मैं उस डिबेट में खैर नहीं जाना चाहता। मेरा ये कहना है कि अभी मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, तो क्या नाम दिया बीजेपी ने? राजस्थान में क्या नाम दिया बीजेपी ने? छत्तीसगढ़ में क्या नाम दिया बीजेपी ने? चुनाव लड़े, मोदी जी के नाम पे लड़े, विचारधारा के नाम पे लड़े, जीत के किसी को बना दिया। तो हर बार जरूरी नहीं होता कोई नाम दिया जाए। ये बढ़िया पॉइंट है, ये बढ़िया पॉइंट है, ये बढ़िया पॉइंट है। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, फिर सुनील साजन आ रहा हूं, सुनील साजन आ रहा हूं, एक मिनट। लेकिन ये बढ़िया पॉइंट है प्रेम शुक्ला, एमपी में नाम दिया था आपने, बढ़िया पॉइंट है। नहीं, मैं जवाब लेता हूं। राजस्थान में नाम दिया था आपने, एमपी में नाम दिया था आपने, छत्तीसगढ़ में नाम दिया था आपने, बाद में चुना ना नेता। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है गौरव जी। और आप याद कीजिए कि एमपी में यही लोग पूछ रहे थे कि आपने मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं दिया, राजस्थान में यही पूछ रहे थे मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं दिया, छत्तीसगढ़ में यही कांग्रेसी जो है पूछ रहे थे। अतुल लोंढे पाटिल रोज पूछते थे कि हमारे तो भूपेश बघेल बनेंगे, आपका मुख्यमंत्री कौन है? इनके यहाँ जो अशोक गहलोत बनेंगे, आपका मुख्यमंत्री कौन है?
ये हमारे कमलनाथ बनेंगे, आपका मुख्यमंत्री कौन है? तब ये सवाल क्यों पूछ रहे थे, जरा इनसे बता पूछिए, ये क्यों पूछ रहे थे? अरे तो वो पूछ रहे थे तो आपने क्या बना दिया था? आपने तब भी आपने तो नहीं बनाया था तब। लीजिए, तो आज हम पूछ रहे हैं, नहीं तो आज हम पूछ रहे हैं, तो इनको बताने में इनको कहना चाहिए ना कि हमारे पास चेहरा नहीं है। ये आज कहने मेरे को शर्म क्यों आ रही, मुझे बताइए ना। और हमारी तो ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई शंका थी क्या? नहीं गौरव जी कृपा करके मुझे बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी का ही चेहरा बनेगा, ये तय था कि नहीं था? मध्य प्रदेश में नहीं, गौरव भाई, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा हम लोग कह रहे थे। ये कह दें कि कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बनेगा, ये कह दें आम आदमी पार्टी का ही प्रधानमंत्री बनेगा, ये कह दें समाजवादी पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, ये कह दें आम आदमी पार्टी का प्रधानमंत्री, कह के तो ठीक है। सुनील साजन जवाब देंगे, आप दोनों बोल चुके हैं, पाटिल और राजेश गुप्ता दोनों बोल चुके हैं। सुनील साजन जवाब देंगे इसका। सुनील साजन जवाब दीजिए, कह दीजिए भाई कि अखिलेश जी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बोल दीजिए। इंडिया गठबंधन का बनेगा। देखिए गौरव जी, मैं अपनी बात शुरू करूंगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। और जहां तक सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने तो अखिलेश जी का नाम क्यों नहीं लेने चक रहे हैं आप? तो आपने सुनाया, माननीय गृह मंत्री जी को आपने सुनाया, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के भाषा से और उनके भाषणों से ये लग रहा है कि उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि अब विदाई। इससे पूछ रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कितने दिन के लिए प्रधानमंत्री बनेगा। और जहां तक सवाल जो गृह मंत्री जी ने कहा है कि परचून की दुकान है, मुझे नहीं लगता कि एक बड़े नेता को इस तरीके की बात करनी चाहिए। और ये देश, मैं आपके कार्यक्रम में स्वीकार कर रहा हूं, ये देश परचून की दुकान को आप क्या मानते हैं? परचून की दुकान वो जिसमें गरीब का सामान मिल जाए, कमजोर का सामान मिल जाए, मध्यम वर्ग का सामान मिल जाए, बड़े आदमी का भी सामान मिल जाए। लेकिन इनकी दुकान क्या है? ये थोक विक्रेता है। मुझे याद है कि अमित शाह जी ने कहा था, मैं बनिया हूं, मैं कमाना जानता हूं, कमाना जानता हूं। ये थोक विक्रेता है। ये थोक में रेलवे बेचते हैं, एयरपोर्ट बेचते हैं, ये थोक में ही LIC बेचते हैं। तो ये सब कुछ थोक में बेच रहे हैं। इनके पास परचून की दुकान नहीं है, ये बात सच है। लेकिन सवाल ये है कि इनकी दुकान में आरक्षण नहीं है, इनकी दुकान में नौकरी नहीं है, इनकी दुकान में गरीबी से लड़ने की कोई योजना नहीं है। ओके। इनकी दुकान में महंगाई से लड़ने की कोई योजना नहीं है। सुनील भाई कुछ इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपका जो फीड है वो फ्रीज हो गया। ठीक है, आपकी बात पहुंच रही है। राजेश गुप्ता कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, फिर प्रेम शुक्ला। राजेश गुप्ता। मैं गौरव भाई को थोड़ा सा और आगे बढ़कर उनकी बात को बढ़ा रहा हूँ। हाँ। क्योंकि गौरव अग्रवाल जी भी इस बात को समझेंगे। देखिए, बनिया तो मैं भी हूँ और गौरव भाई आप भी हो। वो समझदार बनिया नहीं होता जो अपने घर के अपने पुश्तो ही जो आया हुआ है, रेल वेल जेल सब कुछ बेच दे, तो ऐसा कोई अच्छा बनिया नहीं होता। वो अपने पुरखों की संपत्ति को बचाना होता है, ना सिर्फ उसको बेच के कहा जाता है कि हम तो देखिए जी GDP बढ़ रही है, सब कुछ तो बेच दिया। तो एक चीज बताइए, जेल आपके एक चीज बताइए राजेश भाई सुनिए। तो आप इस डिबेट में अपनी जाति की हैसियत से आए या आप इस पॉलिटिक्स में बनिया की हैसियत से आए? सुनिए इस हैसियत से आए? मेरी बात आप तो एक जनप्रतिनिधि है ना। एक मिनट सुनिए, मैं बिल्कुल जनप्रतिनिधि हूँ, 2 बार जीता हुआ और सबने जिताया है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं मैं तो OBC हूँ। मैंने तो आज तक नहीं जाके अपने चुनाव में कभी कहा होगा कि मैं किस जाति का हूँ। बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाई वो सेट करेंगे ना, उन्होंने क्या करना है। ये बार बार हर जगह कहते हैं हमने यादव बना दिया, मास्टर स्ट्रोक है मध्य प्रदेश में। मैंने तो नहीं कहा, यही लोग तो कहते हैं। तो ये सवाल तो इनसे होना चाहिए कि क्यों ये सारी बातें इस किस्म की बार बार करते हैं। इन्होंने जो भी किसी को बनाते हैं, चाहे वो SC बनाए चाहे ST बनाए, द्रौपदी मुर्मू जी की इन्होंने क्या इज्जत रखी। देखिए एक सच्चाई है, एक मिनट राजेश गुप्ता रुकिए। अतुल लोंढे पाटिल के पास जाऊंगा। अतुल लोंढे पाटिल, ठीक है, आप जो कह रहे हैं सही है कि अभी अपना सांसद चुनेंगे लोग, उसके बाद प्रधानमंत्री चुना जाएगा। लेकिन जमीन पर जब आप जाएंगे तो पूछते हैं भैया हमारा वोट किसको जाएगा। यहां तो ये क्लियर है कि हमारा वोट अगर बीजेपी को जाएगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, अगर वो जीतते हैं तो। इंडिया को जाएगा तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इस सवाल का क्या जवाब देंगे आप? देखिए, इंडिया गठबंधन का अच्छा नेता बनेगा। यहाँ पर बहुत सारे नेता इंडिया गठबंधन में, लेकिन जनता के सामने सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 10 साल बाद ये कहना पड़ रहा है जाओ मतदान करो। आज कराड़ में भी बहुत झूठ परोस रहे थे वो। तो जनता के मन में ये भी है कि प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, BHU छात्रा में बलात्कार करने वाले बीजेपी IT सेल के लोग, सारे महिलाओं की इज्जत लूटने वाले बीजेपी IT के सेल, और उनके पीछे देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं। प्रज्वल रेवन्ना का उन्होंने प्रचार किया है, ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने की हिम्मत नहीं हुई उनके ऊपर एक्शन लेने की।
तो ये सारी चीजें भी जनता सोच रही है नहीं, ना। मैं कुछ और पूछ रहा हूं, आप इस पर बोलिएगा, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो चल रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं, इंडिया गठबंधन में ऐसा भी तो हो सकता है जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि भाई कोलिशन की कुछ मजबूरियां होती हैं, फिर वही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक पीएम बनेगा और 4 नीचे से कुर्सी खींचेंगे, फिर वही जो कह रहे हैं जेपी नड्डा की है तो मजबूर सरकार चलाएंगे, फिर वो जो कह रहे हैं अमित शाह की है तो अस्थिर सरकार होगी। चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये जो मनमोहन सिंह साहब है ना, 2008 में उन्होंने सिविल न्यूक्लियर ट्रीटी जो है वो अमेरिका के साथ लेफ्ट के खिलाफ जाकर पारित कर ली थी, लेकिन पूरा बहुमत मिलने वाले 30 साल के बाद पूरा बहुमत मिलने वाले देश के प्रधानमंत्री उसको पूरा नहीं कर पाए। आज भी लाइबिलिटी क्लॉज का क्या हुआ पूरा नहीं पता है, उसके बारे में भी झूठी बोल रहे हैं, वो ट्रीटी आगे नहीं जा पाई है। तो ये फिर मैं काम करता हूं अतुल भाई, मैं आपको तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा दिखाता हूं जिसमें उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट को लेकर कैसी अपनी मजबूरी दुनिया के सामने जताई थी। दिखाइए पीसीआर, फिर चलेंगे अतुल जी के पास। मेरी कुछ मजबूरियां भी हैं, कोलिशन पॉलिटिक्स में बहुत कुछ सहना पड़ता है, या तो फिर ये हो कि हर 6 महीने में नए इलेक्शन कराए जाए, ऐसा भी करने उचित नहीं होगा। इसलिए some compromises have to be made in managing a coalition government. अब देखिए यही तो सवाल है, मनमोहन सिंह जो कह रहे हैं वही प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, गठबंधन की वो मजबूरियां आपको पीछे ले जाएंगी, वही तो वो कह रहे हैं। देखिए, हमने लैंड एक्विजिशन बिल और फूड सिक्योरिटी बिल जिसकी खिलाफत जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने की थी, तो लैंड एक्विजिशन बिल तो हमने पास कर लिया था, लेकिन जब एक इंसान की सुनने वाली सरकार आई तो किसानों को और गरीबों को जो फायदा मिल रहा था उसके लिए 4 ऑर्डिनेंस लाए। और फिर बिहार का चुनाव हुआ तो बिहार के चुनाव में इनको उसी गठबंधन के सामने पीछे हटना पड़ा और किसानों का नुकसान करने से उनको बचाया गया। यही मैं ये पूछ रहा हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा इसका क्या मतलब निकाले हम? इसका मतलब यही है कि गठबंधन की सरकार में कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ती है, कुछ चीजों कंसेंसस लेना पड़ता है। हाँ। आज 10 साल के बाद एक व्यक्ति के डिक्टेटरशिप के 10 साल के बाद यह पता चला है कि वो कॉम्प्रोमाइजेस और कंसेंसस अच्छा है, वो कंसेंसस करने के लिए चर्चाएं होती है। 12 मिनट में किसान के 25 लाख करोड़ का बिजनेस अपने दोस्तों को देकर 12 मिनट में वापस लेने का जवाब नहीं मिलता है ना, तो समझ में नहीं आता है। जब गरीब ओबीसी एससी एसटी के जो आईएएस बनते हैं 16 साल बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं, तो उसका निर्णय लिया जाता है ना कि डायरेक्ट लैटरल एंट्री होगी और इनके गिने चुने लोग जो है 140 ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे, जहां से निर्णय होता है, उससे तो अच्छा है कंसेंसस होना। कंसेंसस होना ठीक है, बजाय एक आदमी के चलने के। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, एक आदमी की चलती है, एक आदमी की नहीं चलनी चाहिए, सहमति से डिसीजन होना चाहिए, और यही मनमोहन सिंह कह रहे हैं अपने इस बयान में, ये कहना है कांग्रेस का। मतलब जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बनना गलत था, इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना गलत था, राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनना गलत था, इनके नरसिंह राव का प्रधानमंत्री बनना गलत था, ये कह रहे हैं। और उन्होंने सब खराब काम किए, मजरू सुल्तानपुरी को जेल भेज दिया, ये अपराध था। और ये अपराध था कि चीन के सामने शरणागति कर ली और जो है 38,000 वर्ग किलोमीटर जो है भारत की भूमि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की कदरता से वो चली गई। निश्चित तौर पर ये बात कह रहे हैं। और इंदिरा गांधी की कदरता के कारण हम जो जीते थे शिमला में, हम शिमला के टेबल पर हार गए। 93,000 हमने जो है अपने सैनिकों युद्धबंदियों को पाकिस्तान के छोड़ दिया और कुछ सैकड़ा युद्धबंदियों से नहीं छुड़ा पाए। तो ये इस बात को स्वीकार रहे हैं कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सबकी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया था, ऐसा अतुल लोंढे पाटिल कह रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अच्छा काम किया था। और भाई लोंढे पाटिल जी, 2009 में आपने उन्हीं मनमोहन सिंह को जो है प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़ा था। अगर यही सब बहुत अच्छा था कि बिना चुनाव घोषित किए ही प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी चुनना उत्तम था, तो क्यों किया था? और कृपा करके मुझे बताइए ना कि नोट जो है संसद में उड़ाने का दुष्कर्म जो है, इससे ज्यादा भयंकर संसद की जो है अवमानना क्या होती कि सरकार बचाने के लिए संसद में नोट उड़ाए गए। और विकीलीक्स में कहा गया कि आपके कैप्टन सतीश शर्मा करोड़ों रुपए देकर कैसे सांसद खरीद रहे थे। ये कौन भूल जाएगा कि आपने जो है इस देश की नहीं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन मुद्दा क्या समझ रहे हैं प्रेम शुक्ला जी? राहुल गांधी ने भी आज बोला है। प्रेम शुक्ला जी सुनिए, प्रेम शुक्ला जी मुद्दा क्या है? आप परचून की दुकान पे ला रहे हैं, आप मुस्लिम आरक्षण पर ला रहे हैं, आप ला रहे हैं यहाँ पर संपत्ति सर्वे पर, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, आपकी सरकार की 10 साल के कामकाज पर आप चुनाव को नहीं ला रहे हैं।
राहुल गांधी ने भी यही कहा। सुनाइए राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर मैं आपके पास आता हूं। निकदम ला रहे हैं। नहीं, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, एक मिनट। राहुल गांधी ने क्या कहा सुनिए, फिर आ रहा हूं। हिंदुस्तान में 1% लोग 40% धन कंट्रोल करते हैं, यह सच्चाई है देश की। और फिर नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। कभी कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। इनके ही बयान आते हैं। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी, यह है मतलब। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी, यही है ना मुद्दे। प्रेम जी, अब आप बताइए, आप अपने कैंपेन में ये क्यों नहीं बता रहे कि आपने कितने रोजगार दिए? आप ये क्यों नहीं बता रहे कि आपने महंगाई कितनी दूर की? आप ये क्यों नहीं बता रहे कि भागीदारी के हिसाब से आपने क्या काम किया? हम रोज बता रहे हैं का जो श्रीमान राहुल गांधी की माताजी श्रीमती सोनिया गांधी ने 2004 के चुनाव में कहा था कि 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन 10% की दर से जो है महंगाई 2004 से 14 के बीच में बढ़ी, और हमने उसको जो है अपने कार्यकाल में, कोरोना के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मुद्रास्फीति दर हमने 5% पर कंट्रोल करके रखा। हमने महंगाई को नियंत्रित किया, हम बता रहे हैं, और सब पूरी दुनिया जानती है। रोजगार के बारे में आज ही प्रधानमंत्री जी ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें स्पष्टता से बताया है कि 7 करोड़ ईपीएफओ के माध्यम से, ईपीएफओ का रिकॉर्ड बता रहा कि 7 करोड़ नए रोजगार सृजित हुए, 8 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के माध्यम से नए रोजगार सृजित हुए, 3 करोड़ रियल एस्टेट सेक्टर में रोजगार सृजित हुए, 4 करोड़ जो है वो डिजिटल सेक्टर में रोजगार सृजित हुए। तो हम तो रोजगार पर भी बता रहे हैं, महंगाई पे भी बता रहे हैं, हर चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कृपा करके बता दें कि 2004 से 14 में कितने रोजगार सृजित हुए, महंगाई क्यों नियंत्रित नहीं हुई? सोनिया गांधी ने क्यों झूठ बोला था 100 दिन में महंगाई नियंत्रित करने का? इन्होंने बात की। और आपको बता दें, 1985 में राजीव गांधी का इंटरव्यू था कि हम एक 10 सेकंड और, राजीव गांधी ने 1985 में कहा था कि मैं इस देश में हर घर में जल जो है 5 वर्षों में पहुंचा दूंगा। 2014 तक भी ये नहीं पहुंचा पाए। गरीबी 1971 में हटा रहे थे, 2014 तक भी नहीं हटा पाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठ है। जब कोई आरोप लगाते हैं तो जरा देख भी लेना कि क्या आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, बताइए अतुल लोंढे पाटिल, जल्दी आपसे सवाल। थोड़ा नहीं, जल्दी नहीं हो सकता है। उन्होंने 1952 से लेकर 2014 तक बात की है, मुझे भी उतना समय चाहिए। 1952 से 2014 तक तो मैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में उन्होंने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर बैठकर उनकी इतनी आलोचना करते थे। चीन का युद्ध चालू था, उसके बीच में सेशन लेने का अगर गुर्दा किसने दिखाया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिखाया। बहुत बड़े डेमोक्रेटिक थे, और एक ही भाषण हुआ था उनके मृत्यु के बाद, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था वो एक बार जाके पढ़ ले। इंदिरा जी के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? सुनिए ना, मैं बीच में नहीं बोला। मैं जब सच बोलता हूं ना तो आप लोगों का काफी जलन होती है, और फिर बीच में बोल के आप मुझको टालने की कोशिश करते हैं। जब शिमला पैक्ट चल रहा था, 35,000 वर्ग किलोमीटर भूमि गई कि नहीं गई? देखिए सवाल है, देखिए ये गलत है। मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था, जलन। प्रेम जी रुकिए, ये डिबेट नहीं होती है। रुकिए, बोल लेने दीजिए, आते हैं। आपके बारे में बोलिए ना, इतना जलन क्यों, इतनी तकलीफ क्यों होती है सच बोलने पर? जब शिमला पैक्ट, मेरी बारी में ही बोल रहा हूँ जी। शिमला पैक्ट में जितना ये तो जो है, अरे सुनो ना, ये ऐसा मत कीजिए, इतना डरो मत। नहीं तो प्रेम जी क्या करें, आप अकेले ही सबसे लड़ रहे हैं, इसलिए सबको बुलाना पड़ता है।
प्रेम जी, आपने पूरे गठबंधन पे सवाल उठाया तो गठबंधन वालों को बुलाना पड़ेगा ना। आप अकेले, आप तो कहते हैं हम अकेले सबसे हेड ऑन ले रहे हैं। टीवी9 की बेईमानी है। नहीं बेईमानी वाली नहीं, आपको प्रॉपर समय दिया है, बिल्कुल प्रॉपर समय दिया है, और डिबेट में सबसे ज्यादा मैंने आप ही को बोलने का मौका दिया और हर प्रवक्ता के बोलने का जवाब दिलाया। प्रेम जी, ऐसे कैसे बेईमानी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेम जी? नहीं प्रेम जी, ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते आपके मुंह से। अतुल लोंढे पाटिल को बोलने दीजिए, अभी आप बोलिएगा। आप अकेले सबसे अगर हेड ऑन ले रहे हैं प्रेम जी, प्रेम जी 400 से ज्यादा सीटों पर अकेले आप लड़ रहे हैं। अब आप बताइए हम किसको बुलाएं? हम किसको बुलाएं? कदरता है कि नहीं? आप उनको बोलने दीजिए, उनका टाइम है, उनका टाइम है, उनका टाइम है, बोलने दीजिए प्रेम जी, उनको बोलने दीजिए। अभी आपको बोलने का मौका दिया और आगे भी दूंगा, समय आएगा तो उनको बोलने दीजिए। नहीं प्रेम जी, ऐसे नहीं, अगर वो नहीं बोलेंगे तो आप जवाब किस पर देंगे प्रेम जी? प्रेम जी वो बोलेंगे नहीं तो आप जवाब किस पर देंगे? बोलने दीजिए, बोलिए। अतुल लोंढे पाटिल बोलने मना नहीं कर रहा हूँ, बोलने वो जो चिल्ला रहे हैं बीच में। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई नहीं चिल्लाएगा। इतनी अच्छी डिबेट हो रही, कोई चिल्ला ही नहीं रहा है। आप भी नहीं चिल्ला रहे, बोलिए अतुल लोंढे पाटिल, बोलिए। नहीं, मुझे तो लगा था प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। यहाँ तो प्रधानमंत्री से लेकर प्रवक्ता तक सब कुछ डरे हुए हैं। सबको डर लग रहा है, हार के कगार पे आने की वजह से इतना डर है कि किसी को बोलने नहीं देते हैं लोग। तो जब प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और जब शिमला पैक्ट चल रहा था तो नीचे जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी सभा ले रहे थे। इस देश में एक परंपरा है, जब राष्ट्रीय संकट आता है ना तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसको इस देश के प्रधानमंत्री ने इन्होंने तोड़ दिया है। हमने न्यूक्लियर पावर भी बनाया। अब देश की जनसंख्या जो है वो 32 करोड़ से 144 करोड़ बन गई। लेकिन देखिए आप, सबको पीने का पानी नहीं मिल रहा, ये कह रहे हैं। नहीं एक बात बताइए अतुल भाई, आपने बड़े अच्छे उदाहरण दिए कि आपने कितने बड़े बड़े काम किए, आपने किए ये काम। फिर आज ये ऐसी नौबत क्यों आ गई कि इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी जितने इतने बड़े बड़े काम किए, वो सबसे कम सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है? ये नौबत क्यों आ गई, बताइए। देखिए, जब देश के संविधान की और देश के लोकतंत्र की बात आती है और उसमें अगर कुछ अपने को त्याग करना पड़े तो कांग्रेस पार्टी ने पहले भी त्याग किया और आज भी त्याग किया। मैं कुछ बेतुके सवाल खड़े नहीं करूंगा। मैं भी सवाल खड़े कर सकता था कि जब देश का आजादी का संग्राम चल रहा था तब वंदे मातरम बोलने पर गोली पड़ती थी। इनके एक के जबान से वंदे मातरम नहीं निकला, एक के जबान से भारत माता नहीं निकला। ज्यादा अच्छा इतिहास में जाएंगे तो सब टाइम चला जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, कुछ तो कहीं तो गड़बड़ हुई, कुछ तो, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी, कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई अतुल लोंढे पाटिल, कुछ तो गड़बड़ हुई जो आप सबसे कम सीटों पर आ गए आज। नहीं, ऐसा है कि जो लोगों ने इनको मैंडेट दिया था तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने कहा कि हमने महंगाई कम कर दी। $112 प्रति बैरल जो था कच्चा तेल, वो इनके जमाने में $18 तक नीचे आया, आज भी $60 के ऊपर नहीं। लेकिन इन्होंने टैक्स लगा के 35 से 40 करोड़ रुपया जो है लोगों के जेब से निकाल दिया। 2014 में 60 रुपए 70 रुपए किलो खाने का तेल था, वो आज 200 रुपए तक चला गया। आज दालों को देखो, दालों की अवस्था क्या है, दाल सब 150 रुपए के ऊपर, 200 रुपए के ऊपर है। हर चीज जो है वो आप चाहते हैं प्रेम शुक्ला जवाब देंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि 2004 का रेट 2024 में भी रहे। आप ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं 2004 का रेट 2024 में भी रहे अतुल लोंढे पाटिल। आप ये चाहते हैं कि 2004 का रेट 2024 में भी सेम रहे। फिर आप किसानों को पैसा कहां से देंगे समय के हिसाब से? बताइए प्रेम शुक्ला, आप जवाब दीजिए। खैर, लेकिन अतुल लोंढे पाटिल ने आपके ऊपर सवाल उठाया, रुकिए, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, इन्होंने सवाल उठाया, पहले वहां शुरू करता हूं। उन्होंने आजादी के पहले गए। प्रणब मुखर्जी द्वारा संपादित कांग्रेस के इतिहास में कहा गया है कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज सरकार की सेवा के लिए हुई थी। क्या यह सत्य है कि नहीं है? एक मुझे व्यक्ति का नाम बताइए जो गोली लगने से कांग्रेसी की मृत्यु हुई हो। गोली लगने से मैं कांग्रेस द्वारा, प्रणब मुखर्जी द्वारा संपादित, मैं बता रहा हूँ, आज भी आप तू तड़ाक कर रहा है। भाषा में तू तड़ाक आ रहा है, देखिए भाषा में तू तड़ाक आ रहा है, ये अभद्रता हो रही है भाषा में। अभी देखिए अतुल लोंढे पाटिल आपके भाषा का प्रयोग हो रहा है। बेईमानी तक का शब्द सुन लिया। अब आप उनको बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अतुल लोंढे पाटिल आपका टर्न नहीं है। राजेश गुप्ता तो बहुत देर से नहीं बोले। अरे सर रुकिए ना, नहीं, नो सर, नो, अतुल लोंढे पाटिल नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। आपका टर्न आगे तब बोलिएगा। पहले प्रेम शुक्ला बोलेंगे। प्रेम शुक्ला बोलिए। बता रहा हूं मैं। देखिए, तिरंगा ध्वज फहराते हुए बाड़ा राउत नामक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक को गोली अंग्रेजों ने मारी थी। वीर सावरकर ने काला पानी की सजा भोगी। पूजनीय हेडगेवार जी जो है जंगल सत्याग्रह में शामिल हुए और जेल गए। मुझे एक कांग्रेसी का नाम बताओ जिसको वंदे मातरम कहते हुए गोली लगी हो। लाला लाजपत राय जी को लाठी लगी थी, इसके अलावा एक बताओ। और नगर के जेल में जो है किस तरह से नेहरू जी के अय्याशियों की व्यवस्था की गई थी और एडविना के चरणों में कौन बैठा था उसका नाम लोग जानते हैं भली भांति। और लोग इसको भी भली भांति जानते हैं कि कौन जो है यूनियन जैक के नीचे
खड़ा होकर ब्रिटेन की महारानी के नाम की शपथ लेने का कुकर्म किस प्रधानमंत्री ने किया था? उसका नाम जवाहरलाल नेहरू था। अब फिर बीच में बोलने लगे हैं, नहीं, बीच में मत बोलिए भाई। क्या हुआ बीच में मत भाई, बोलिए। क्या हुआ? बीच सत्य में नहीं मत सुन बोलिए। पा रहे हैं, सत्य नहीं सुन पा रहे हैं। ओके, आप राजेश गुप्ता का 1946 ओके, में नेहरू जी ने ब्रिटेन की महारानी के नाम की शपथ नहीं, ली रुकिए, थी। रुकिए, रुकिए, आप राजेश ये नेहरू गुप्ता का दोगलापन था कि नहीं था? ये नेहरू का दोगलापन था कि नहीं था? आपस में एक मिनट रुके, ये नेहरू का रुकिए, दोगलापन राजेश था गुप्ता कि बुलाइए। नहीं था? अतुल लोंढे पाटिल, प्रेम शुक्ला दोनों रुके। राजेश गुप्ता मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल ने हमारे कॉन्क्लेव में कहा था, TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में कहा था कि इंडिया गठबंधन से मैं संतुष्ट नहीं हूं, बहुत देर हो गई। किसने कहा? अरविंद केजरीवाल ने कहा था, भारतवर्ष TV9 भारतवर्ष के कॉन्क्लेव में कहा था कि जो चीजें पहले हो जानी चाहिए थी वो अब बहुत देर से हो रही हैं। तो आप मानते हैं कि इंडिया गठबंधन पटरी पर नहीं है? गौरव जी सुनिए, देखिए राजनीति में और डेमोक्रेसी के अंदर खास तौर के सबको अपनी बात कहने का हक है। उन्हें लग रहा था कि चीजें लेट हो रही है, उन्हें कह दिया। आज दुर्भाग्य मतलब आप अपने नेता को इतने हल्के में ले रहे हैं, उन्होंने कह दिया, आप अपने नेता की बात को इतने हल्के में ले रहे हैं। अगर आप मुझे बोलने दें, आपने सबको बोलने दिया, मैं बीच में नहीं बोलता, आपसे रिक्वेस्ट है बोलने दें। मैंने क्या कहा, डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का हक है। सीएम साहब को लगा कि चीजें लेट हो रही है, उन्होंने अपनी बात को रखा। अब प्रजातंत्र में अगर हम ये बात नहीं कह सकते तो क्या करें? कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी है कि जो मर्जी करते करते जाएंगे। अपनी बात तो रखी थी ना भाई। हाँ तो बिल्कुल करा। मैं कह रहा हूँ लेट हो रही थी तभी तो बात को रखा, उन्होंने बिल्कुल ठीक रखा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अपनी बात को तो रखेंगे ना, इसमें क्या गलत कर दिया? इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंडिया गठबंधन में उनका यकीन नहीं था। तो मैं आपसे और क्या सवाल पूछ रहा हूं, मैं यही तो पूछ रहा हूं। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं परचून, गृह मंत्री कह रहे हैं परचून की दुकान, प्रधानमंत्री कह रहे हैं इतने सारे उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के, क्या ये वही उसी लाइन पर जा रहा है क्या गठबंधन? मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे, उसी की वजह से लेट हो रही है क्या? देखिए मेरी बात को समझिए, प्रजातंत्र में ये मेरी बात समझिए, इनकी पहली बार सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, इन्होंने बहुत सारे लोगों को बनाई। आज एक बात को आप समझ लीजिए, मोदी वर्सेस का चुनाव है, मोदी वर्सेस देश का संविधान, ठीक है? बाकी सारी पार्टियां संविधान के नीचे खड़ी है, मैं भी नीचे खड़ा हूं, मैं 2 बार का विधायक हूं, संविधान से ऊपर नहीं हूं। तो वो सबके सब चाहते हैं देश का संविधान बचे, ये डिक्टेटरशिप ना हो। ये लड़ाई एक पत्रकार की भी आजादी की है। आज मैं आपके घर, आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं, बड़े अच्छे एंकर हैं, लेकिन बहुत सारे एंकर दबे हुए हैं, बात ही नहीं कर पाते, हमारे प्रेमी उनको बोलने ही नहीं देते। तो ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई देश की है, तो सबको मिलकर लड़नी होगी। आपकी भी है सर, ये लड़ाई आपकी भी है कि जब आप 67 विधायक होने के बाद भी ये बोलते हैं दिल्ली की जनता को कि देखो सीएम तो अरविंद केजरीवाल ही बनेगा, तब आप फेस क्यों लेकर आते हैं? जब आप कहते हैं कि फेस जरूर जरूरी नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल जेल से रहकर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों रह जाते हैं? बना दीजिए किसी और को सीएम। गौरव भाई एक लॉजिकल बात को समझिए, गौरव भाई एक लॉजिकल बात को समझिए। मोटे तौर पे जब आदमी सत्ता में होता है तो फेस को रखता है, जैसे मोदी जी को रखा, हम अरविंद जी को रख रहे हैं। जब सत्ता में नहीं होता है तो फेस को रखना जरूरी नहीं होता। इन्होंने तो एमपी में फेस होते हुए हटा दिया, एमपी में फेस था ना इनका, उन्होंने फिर भी हटा दिया। तो थोड़ा सा समझिए, और हालात को देख के राजनीति होती है। आज हालात ये है कि मोदी जी के वर्सेस देश का संविधान है, संविधान से बड़ा चेहरा क्या है? बताइए भाई, संविधान बचाने के लिए चेहरा नहीं जरूरी है, संविधान बचाने के लिए विचारधारा जरूरी है। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, संविधान बचाने के लिए चेहरा जरूरी नहीं है। मोदी जवाब दीजिए, देश का कदर बचा रहे हैं लोग, उनके हम तो संविधान के साथ खड़े हैं, लेकिन बताइए जो इतना अनैतिक, दिल्ली का हाईकोर्ट कह रहा है, दिल्ली का हाईकोर्ट कह रहा है कि सत्ता लोलुपता की पराकाष्ठा है कि एक व्यक्ति जो है जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री पद को नहीं छोड़ रहा है। यह सत्ता की लोलुपता की पराकाष्ठा है। ये मेरा आरोप नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है। लेकिन ये बात दिल्ली हाईकोर्ट ने कही है और इस पर जवाब आम आदमी पार्टी को आने वाले वक्त में देना पड़ेगा।